तो जब कोई सरकार या पार्टी देश के दुश्मनों से पैसा लेती है तो इसका नतीजा क्या होता है हम यहां देख चुके हैं। अब आपको यह देखना चाहिए, जब कोई सरकार फ्री वाली योजनाओं पर अपना खजाना लुटाती है तो उस राज्य का क्या हाल होता है। आज ये खबर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 71,000 से ज्यादा हो चुकी है और इस मामले में दिल्ली ने अब मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली से पहले मुंबई में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज थे, लेकिन अब दिल्ली इस मामले में देश का नंबर 1 शहर बन गई है। ये वो रेस है जिसे कोई जीतना नहीं चाहता, लेकिन दिल्ली ये रेस जीत गई। अकेले मंगलवार और बुधवार को ही दिल्ली में कोरोना वायरस के करीब 8,000 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली इस मामले में स्वीडन, बेल्जियम, इजिप्ट और यूएई समेत 8 देशों को पीछे छोड़ चुकी है। अकेले दिल्ली शहर, दिल्ली में प्रति 10 लाख लोगों पर करीब 22,000 टेस्ट हो रहे हैं और दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट अब भी लगभग 24% है। यानी अगर दिल्ली में 100 लोगों के टेस्ट होते हैं, प्रति 100 लोगों के टेस्ट पर उसमें से 24 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हर 100 में से 24 लोग पॉजिटिव हैं। दिल्ली में इस वायरस से करीब 2,500 लोगों की मौत हो चुकी है। यह भी बड़ा आंकड़ा माना जाएगा। हालांकि मौत के मामले में अभी भी मुंबई दिल्ली से आगे है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अभी दिल्ली में इस वायरस का पीक आने में और समय लगेगा, यानी स्थिति और खराब होगी। और खुद दिल्ली सरकार का आकलन है कि 31 जुलाई तक दिल्ली में संक्रमित लोगों की संख्या 5.5 लाख से ज्यादा हो सकती है। दिल्ली देश की राजधानी है, छोटा मोटा शहर नहीं है। यहां देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, भारत सरकार के तमाम मंत्री रहते हैं, संसद भवन भी यहीं पर है, तमाम सांसद यहां रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इसी शहर में रहते हैं। फिर भी दिल्ली देश ही नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बनने के बहुत करीब पहुंच गई है और अब ऐसा लगता है कि दिल्ली न्यूयॉर्क को भी पीछे छोड़ देगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस समस्या की जड़ क्या है? दिल्ली के साथ ऐसा क्या हुआ? आपको याद होगा, इस साल फरवरी में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की थी। चुनाव में उतरने से पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी जैसी योजनाओं का खूब प्रचार किया था और अपनी इन्हीं योजनाओं के दम पर वो शानदार तरीके से जीते भी थे। आम आदमी पार्टी का यह दावा था कि उसने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बहुत बेहतर कर दिया है और अब इलाज के लिए दिल्ली वालों को दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं और अब लोगों को उनके घर के पास ही वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगी हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जब दिल्ली में सब कुछ इतना सुनियोजित था, जनता को मुफ्त में सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो फिर इतनी बुरी हालत क्यों है? इस साल दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य बजट 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में लोग इलाज के लिए अब भी दर दर भटक रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दिल्ली में स्थिति यह है कि जब खुद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना से संक्रमित होते हैं तो उन्हें हालत बिगड़ने पर सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ता है। यानी दिल्ली का जो स्वास्थ्य मंत्री है वो खुद सरकारी अस्पताल छोड़कर प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा रहा है। अब आप खुद सोचिए, जिस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का इलाज सरकारी अस्पताल में ठीक से ना हो पाए, उस राज्य की जनता भला कैसे सरकारी अस्पतालों में अच्छे इलाज की उम्मीद कर सकती है? लेकिन जनता को तो मुफ्त की योजनाओं की आदत डाल दी गई थी। अब जनता जब अच्छा इलाज खोजने के लिए बाहर जा रही है तो सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा और प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता को तो कहा गया था कि सब कुछ मुफ्त है। अब वो पैसा कैसे देगी? अब इतनी लाखों का जो बिल आ रहा है प्राइवेट अस्पताल में, वो दिल्ली की जनता कैसे देगी? क्योंकि उन्होंने तो केजरीवाल को इसलिए चुना था कि किसी चीज का कोई पैसा देना ही नहीं पड़ेगा। अब पैसा क्यों दें? दिल्ली देश का सबसे संभ्रांत और पैसे वाला और पढ़ा लिखा राज्य है। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक दिल्ली की कुल संपत्ति को अगर दिल्ली के ही सभी लोगों में बराबर बांट दिया जाए तो हर परिवार के पास औसतन 70,64,000 रुपए की संपत्ति होगी। कई बार तो लगता है कि दिल्ली के जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन्होंने ये रिपोर्ट देख ली होगी, इसीलिए हर परिवार से, हर मरीज से 10-10, 15-15 लाख रुपए वसूल रहे हैं। इनकम टैक्स चुकाने के मामले में दिल्ली मुंबई के बाद पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के क्षेत्र में भी दिल्ली की स्थिति बाकी देश से बहुत बेहतर है। दिल्ली में रहने वाले करीब 97% लोग साक्षर हैं। इसके बावजूद दिल्ली में लोग मुफ्त सुविधाओं के नाम पर वोट डालते हैं क्योंकि उन्हें सब मुफ्त में चाहिए।
और इन सब का नतीजा ये होता है कि जब दिल्ली पर ऐसी आपदा आती है तो दिल्ली की तैयारियों की पोल खुल जाती है। फ्री वाली पॉलिटिक्स के जाल में फंसने वाले लोग आज इस बात पर लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं कि उन्हें किसी तरह से एक हॉस्पिटल बेड मिल जाए। दिल्ली के लोग तैयार हैं कि आप हमसे लाखों रुपए ले लीजिए, बस एक बेड दिलवा दीजिए, वो भी नहीं मिलने को तैयार। दिल्ली में इस समय दिल्ली सरकार के तहत चलने वाले 37 अस्पताल हैं, 37, जबकि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले अस्पतालों की संख्या 7 है। दिल्ली में प्राइवेट और नगर निगम के तहत चलने वाले अस्पतालों की संख्या 117 है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के लोगों को इन अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करवाने में बहुत समस्याएं आ रही हैं। दिल्ली की आबादी करीब 2 करोड़ है, जबकि दिल्ली के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ है। अब आप तुलना कीजिए, दिल्ली की आबादी 2 करोड़ और उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़, पाकिस्तान के बराबर। उत्तर प्रदेश अगर एक अलग देश होता तो वो आबादी के मामले में चीन, भारत और अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर होता। लेकिन 2 करोड़ आबादी वाली दिल्ली में कोरोना वायरस के 70,000 से ज्यादा केस हैं, जबकि 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 20,000 के आसपास है। दिल्ली सरकार अपने कुल बजट का करीब 10.5% स्वास्थ्य पर खर्च करती है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार अपने कुल बजट का 16% स्वास्थ्य पर खर्च करती है। यह प्रतिशत का अंतर ऐसी आपदा के समय समझ में आता है और ऐसी आपदा के समय इसका महत्व पता चलता है। दिल्ली में सरकार चलाने वालों को अब यह सोचना चाहिए कि मीडिया मैनेजमेंट से कुछ नहीं होता। सिर्फ हेडलाइन में बड़ी बड़ी बातें कहने से और विदेशी नेताओं से मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ करा लेने से कुछ नहीं होता। विज्ञापन और प्रचार आपको प्रसिद्धि तो दिला सकते हैं, लेकिन यह प्रचार जनता को ऐसी आपदाओं से नहीं बचा सकता। प्रचार के मामले में पूरी दुनिया में, पूरे भारत में दिल्ली की सरकार नंबर 1 पर होगी। पॉजिटिव मीडिया मैनेजमेंट उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। अच्छी हेडलाइन, पॉजिटिव कवरेज उनसे बेहतर कोई नहीं करा सकता। हर दिन अखबार में आपको मुख्यमंत्री की तस्वीर मिलेगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसका कोविड-19 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर कोविड-19 ने हमारे देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया है और यह सबक है देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के लिए, तमाम नेताओं के लिए। अब स्वास्थ्य राजनीति में सबसे ऊपर आ जाएगा, सबसे बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य बन जाएगा। यहां तक कि आपके घर के बजट में भी आप स्वास्थ्य का हिस्सा, हेल्थ का हिस्सा सबसे बड़ा कर देंगे। अब आपका स्वास्थ्य ही आपका नया पासपोर्ट है। स्वास्थ्य के आधार पर ही आपको अगली नौकरी मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं के आधार पर ही नेताओं को वोट मिलेंगे। राजनीतिक दलों को अब ऐसे विकासशील घोषणा पत्र बनाने पड़ेंगे जिनमें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बातें ऊपर आ जाएंगी। जाति, धर्म और आरक्षण जैसी चीजें बहुत पीछे रह जाएंगी और हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत सारे अलग अलग देश के हिस्सों में जो नेता आपसे ये कहते थे कि 2 रुपए किलो चावल ले लो, मुफ्त में राशन ले लो, मुफ्त में खाना ले लो, मुफ्त में बस की, ट्रेन की सवारी ले लो, मुफ्त में बिजली पानी ले लो, वो शायद अब दोबारा से पुनर्विचार करें, क्योंकि मुफ्त में जो चीज़ मिलती है उसमें आप क्वालिटी का एश्योरेंस कभी भी मांग नहीं सकते, क्योंकि मुफ्त की चीज़ मुफ्त की ही होती है।